आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 10 पानी और हम। पानी का उपयोग। पानी और हम यानी पानी और हमारा आपस में क्या तालमेल है। पानी के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे दैनिक जीवन में पानी के उपयोग तो है ही, साथ में अन्य जगह भी पानी का उपयोग है। आज इस पाठ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पानी का उपयोग। पिछली कक्षा में आपने अपने घर पर पानी के उपयोग जैसे नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के बारे में चर्चा की। इन सभी कामों के अलावा पानी के और भी कई उपयोग होते हैं, जैसे कारखानों में, होटलों में, भवन बनाने में, गाड़ियां धोने में, पंचर वाली दुकान पर आदि। और भी बहुत जगह ऐसे व्यापार और काम धंधे होते हैं जिनमें पानी का उपयोग होता है। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। चर्चा कीजिए व लिखिए। हम अभी विद्यालय में तो उपस्थित है नहीं, इसलिए चर्चा तो कर नहीं सकते। आमने सामने बैठकर हम ऐसे ही इसको पढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है, सूची बनाइए। ऊपर अभी हमने पढ़ा था कारखानों में, होटल में, भवन बनाने में, गाड़ियां धोने में, पंचर वाली दुकान पर, और भी बहुत जगह होते हैं, ढाबे में। ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है जहाँ काम पानी के बिना काम हो सकता है। इसलिए प्राय सभी जगह इन पानी का काम धंधों में पानी का उपयोग होता है। खेती में आप और भी जानकारी करोगे तो आपको बहुत सारे काम धंधों में ऐसे जानकारी मिल जाएगी। इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है? इन कार्यों के लिए पानी मिलता है नहर से, कुएं से, तालाब से, नदियों से, समुद्र से। इन सब से इनको पानी मिलता है। खेतों में नहरों से सिंचाई होती है, तभी हमें फसल मिलती है। आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है, इनके नाम पता करके लिखिए। आप अपने गांव में, अपने बड़े घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जानकारी करके आप जानकारी कीजिए कि आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है क्या, तो उसका नाम क्या है। क्या इनमें साल भर पानी रहता है? किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में पानी अधिक हो जाता है? हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास कुएं होते हैं, बावड़ियाँ होती है। इनमें पानी साल भर नहीं रहता है। तालाब भी होते हैं, इनमें पानी साल भर नहीं रहता है। ये जब गर्मी बहुत होती है तो ये पानी सूख जाता है, और गर्मी में पानी का उपयोग भी ज़्यादा होता है, इसलिए इस पानी की कमी आ जाती है। और जब बारिश का मौसम होता है तो पानी बढ़ जाता है वापस। बारिश के मौसम में हम सुनते हैं ना कि कहीं बाढ़ आ गई है, नदियाँ भर गई है, तालाब भर गए, इसलिए बारिश के दिनों में इसमें पानी वापस अधिक हो जाता है। क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ के पानी को पवित्र मानते हैं और यहाँ से पानी लेकर आते हैं? कॉपी में तालिका बनाकर भरिए। ये देखिए तालिका बनी हुई है। जैसे हरिद्वार का गंगा जल है, पुष्कर है, नासिक है, गोदावरी का जल होता है नासिक में, काशी में, बहुत सी जगह का गंगा जल है वो प्रसिद्ध है। जो हमारे घर में जब कभी कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उनकी अस्थि विसर्जन करने जाते हैं और वहाँ से वो गंगा जल लेकर आते हैं। ये शायद हम में से सभी जानते हैं। आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। पूजा होती है हमारे घर में, हवन होते हैं, पूजा होती है तभी भी, या कभी किसी बच्चे का जन्म हो और नामकरण होता है उस समय भी पवित्र जल यानी गंगा जल का उपयोग किया जाता है। हमारे घर में प्राय सभी घरों में गंगा जल रखते हैं और ये पवित्र मानते हैं और इनका घर में छींटे और भी देते हैं। तो बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ का पवित्र जल होता है जिसको पवित्र मानते हैं और हमारे घर में रखते हैं। इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं? इस पवित्र जल का उपयोग हम नामकरण के समय, हवन के समय, इन सभी समय पर इनका उपयोग करते हैं। जब ग्रहण लगता है तो उसका वापस शुद्ध करते हैं तो उस समय भी इस जल का छिड़काव किया जाता है घर में। ये देखिए खेतों में पानी का उपयोग इस तरह होता है। इनको इस तरह इकट्ठे करते हैं, फिर इनको पानी देते हैं खेतों में। विभिन्न तीज त्योहारों और रीति रिवाजों की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं। बहुत से तीज त्योहार होते हैं जिनके गांव में आसपास तालाब और होते हैं, तो वहाँ पे तालाब के किनारे पर भी मेले लगते हैं, गणगौर का मेला, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे मनाए जाते हैं। इसी तरह गणेश विसर्जन आदि त्योहार मनाए जाते हैं। आपके गांव के आसपास के मेलों, उत्सवों एवं गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के स्रोत के आसपास होती है।
माता जी का विसर्जन होता है, दुर्गा माता का विसर्जन का कार्यक्रम होता है, गणेश जी का विसर्जन का होता है, अमावस्या पे स्नान होता है, कार्तिक स्नान होता है। ये सब पानी के तट के किनारे ही किए जाते हैं। पानी का बहना, आगे हम पढ़ेंगे पानी का बहना। ये पानी किस दिशा में बहता है, पानी कैसे बहता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्लास्टिक की एक स्केल पर पानी की कुछ बूंदें डालिए और स्केल के एक सिरे को थोड़ा ऊपर उठाइए। देखिए पानी किस तरफ जा रहा है। देखिए कि क्या करने से पानी की बूंदें स्केल पर धीमे या तेज बहती हैं। आपको ये प्रयोग घर में करके देख सकते हैं, किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक की स्केल पर पानी की बूंदें करेंगे और उसको ऊपर उठाएंगे तो जो नीचे की तह होती है वो ढलान बन जाती है और पानी उस तरफ जाता है। जब हम इसको वापस थोड़ा सा और नीचे ऊंचा और ज़्यादा ऊंचा उठाएंगे तो वो उसका बहाव होता है वो तेजी हो जाती है। जब हम वापस नीचे कर देते हैं तो उसका बहाव धीमा हो जाता है। यानी कि जितना ढलान होता है उसी हिसाब से पानी बहता है। ज़्यादा ढलान में पानी जल्दी बहता है और कम ढलान में पानी धीरे बहता है। सोचिए और बताइए, आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक और क्यों बहता है? क्योंकि हमारे घर और आंगन में नाला बना होता है और नाले की तरफ ढलान की होती है। तो पानी हमने अभी ऊपर प्रयोग में देखा है कि पानी जहाँ जिधर ढलान होती है उसी तरफ बहता है। तो हमारे घर में या कमरे में आंगन में जहाँ नाला बना होता है वहाँ घर जब बनाते हैं तो उसी तरफ उसको थोड़ा ढलान कर दिया जाता है ताकि पानी इकट्ठा नहीं हो और पानी उस ढलान की तरफ बहकर नाले में चला जाए। मोहल्ले की गलियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? मोहल्ले की गलियों और नदियों का पानी बहकर हमारे आसपास जो तालाब, कुआं या नदी जो भी होती है हमारे गांव या शहर के आसपास उसमें जाता है और वहाँ से फिर आगे और बड़ी नदियों में या जो बड़े पानी के स्रोत होते हैं उनमें जाकर मिल जाता है। करके देखिए। अब आपको ये एक प्रयोग करके देखना है। किसी ढलान पर पानी डालिए और उसकी दिशा मोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या होता है। जब हम ढलान की दिशा में पानी को गिराते हैं और उसे मोड़ना कोशिश करते हैं तो वह नहीं मुड़ता है, वह ढलान की तरफ ही जाता है, वह दूसरी दिशा में नहीं मुड़ता है। जैसे आपके घर के आसपास नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर बहता है और आगे जाकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है या किसी गड्ढे में जाकर एकत्र हो जाता है। हम अपने आसपास देखते हैं बरसात आती है तो उन दिनों में पानी पहले तो गलियों में इकट्ठा होता है मोहल्ले का, फिर वो जहाँ छोटी छोटी नालियाँ बनी होती है उसमें चला जाता है क्योंकि उसकी तरफ ढलान बनी होती है और वो उसमें चला जाता है और फिर वहाँ से वो आगे जाता है। अगर आसपास में कोई तालाब है, नदी है या कहीं गड्ढा या पानी इकट्ठा करने की जगह बनी हुई हो तो वो नालियों से बहकर उधर चला जाता है। उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में मिलकर आगे बढ़ता जाता है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, पानी के स्रोत के आसपास एक गणेश विसर्जन होता है। उसी तरह ये तरह तरह के स्नान किए जाते हैं जैसे कार्तिक स्नान, अमावस्या स्नान, संक्रांति स्नान। इस तरह से ये पानी के स्रोत में किया जाता है। यह भारत का मानचित्र है। मानचित्र में नीले रंग की रेखाएं नदी के बहाव के क्षेत्र को दर्शाती है। ये देखिए भारत का मानचित्र बना हुआ है। इसमें ये जो रेखाएं दी हुई है ये नदी के बहाव को दर्शाती है, यानी कि ये नदियाँ यहाँ से बहकर यहाँ तक जाती है। और ये जो नीला नीला रंग दिखाई दे रहा है ये अरब महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का है। ये इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। सागर, समुद्र और इनमें बंगाल की खाड़ी, इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। देखिए और बताइए, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सतलज आदि नदियां बहुत सी है और भी बहुत सारी नदियां हैं जो भारत में बहती हैं। भारत की सीमा से लगे 3 समुद्रों के नाम लिखिए। अभी देखिए हमने ये मानचित्र में देखा है, ये भारत के नीचे कौन से 3 समुद्र लगे हैं। ये अरब महासागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार चित्र से हम जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पानी को व्यर्थ न करें। कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है? इसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है? यदि धरती के पूरे पानी को एक बाल्टी के बराबर माने तो एक छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने लायक उपलब्ध है। यानी कि धरती पर पानी तो बहुत है लेकिन कई जगह समुद्रों में खारा पानी है,
वो पीने लायक नहीं है। कई जगह कल कारखाने आदि का जो गंदगी और कीचड़ होता है, वह सब जब पानी समुद्र में या नदियों में कीचड़, उसकी गंदगी नालों के द्वारा कीचड़ और सब चला जाता है, तो वो केमिकल उसमें जो रसायन के पदार्थ होते हैं या गंदगी होती है, वो उसमें जाकर मिल जाते हैं, तो वह हमारे पीने लायक नहीं रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पीने लायक पानी है वह बहुत कम है। एक बाल्टी में एक छोटे चम्मच के हिसाब से, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पीने लायक पानी उपलब्ध है। इस पीने वाले पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना है, यानी हमें पानी का उपयोग अपनी सीमित मात्रा में जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना है, व्यर्थ में उसको समाप्त नहीं करना है। हमें इस पानी का महत्व समझना है और इसे बचा कर रखना चाहिए। इसलिए जब आप कहीं पे नल खुला देखो तो उसको बंद कर देना है और पानी को व्यर्थ में गंवाना नहीं है। करके देखिए, आधा लीटर प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं टपकते हुए रखिए, नल के नीचे रखिए और समय नोट कीजिए। बहुत बार हम देखते हैं स्कूल में, अपने घरों में, आसपास मोहल्लों में नल में पानी टपकता रहता है और वो पानी नली में बह जाता है, यानी कि उसका उपयोग नहीं होता है। आप एक प्रयोग करके देखिए, एक प्लास्टिक की बोतल को लीजिए और उस बहते हुए नल के नीचे रख दीजिए। ये बोतल कितने समय में भर जाती है, आपको ये देखना है कि कितने समय में भर जाती है। माना कि आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा, तो बताइए कि पूरे 24 घंटे में कितने लीटर पानी बेकार गया। जब आधे घंटे में आधा लीटर होगा तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 लीटर, और 24 घंटे में 24 लीटर पानी जाएगा। तो हमें एक दिन रात में जब नल खुला रह जाता है या नल टपकता रहता है तो कितना पानी की बर्बादी होती है। इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, नल को जब टपकता है तो उसको ठीक करवाना चाहिए, जब खुला छोड़ा हुआ है तो उसको कहीं पे भी देखिए हमें बंद कर देना चाहिए। चर्चा कीजिए, आपके घर, स्कूल, सड़क, आसपास कहीं कहाँ कहाँ नल से पानी टपकता है। हम विद्यालय में आते हैं, हम देखते हैं हमारे विद्यालय में भी कई बार पानी, नल से पानी टपकता रहता है, या प्याऊ में जो और भी भैया बहन होते हैं वो कभी नल खुला छोड़ देते हैं और वो पानी बह जाता है। कभी घर में भी ऐसा होता है, आसपास में भी हम देखते हैं, सड़क पे भी जो नल लगे होते हैं या पानी के पाइप होते हैं उनमें से पानी निकलता रहता है और ये पानी बर्बाद जाता है। आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ नल खुला हुआ देखा है? बहुत बार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हाथ धो लेते हैं और नल को खुला छोड़ देते हैं, या पीने के पानी का पानी भरकर नल को खुला छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए इन सब से कितना पानी व्यर्थ बह जाता है। आप सबको सोचना है। देखें, जब पानी बहता है तो कितना पानी इस सब से बह जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। यदि आप अपने आसपास इस तरह पानी व्यर्थ बहता देखते हैं तो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए हमें? हमें या तो जहाँ पे खराबी हो तो उसको ठीक करवाना चाहिए, मरम्मत करवानी चाहिए अगर पानी टपकता हो या नल में कोई टूट गया हो कहीं से तो। और अगर वो ऐसे खुला हुआ छोड़ा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। या अगर टपकता है तब तक, जब तक उसको ठीक नहीं कराया जाए, तो हम उसके नीचे कहीं प्लास्टिक की बोतल या बाल्टी या कोई भी बर्तन रख दें और उस पानी का उपयोग करें। इस तरह हमें पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना है। भूगर्भ से पानी, भूगर्भ यानी धरती के गर्भ, यानी धरती के नीचे से जो पानी आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोरवेल, कुएं आदि में पानी भूगर्भ से आता है। बहुत से जनों के यहाँ घर में ट्यूबवेल लगी हुई होती है, वो उसमें से पानी कहाँ से आता है, भूगर्भ यानी धरती के नीचे से पानी आता है। बोरवेल, कुएं आदि से पानी भूगर्भ से आता है। ये सोचिए भूगर्भ पानी कहाँ से आता है, यानी कि उस धरती में के नीचे वो पानी है वो कहाँ से आता है। जैसे हम अपने घर में टंकी भरते हैं, वो तो जब पानी आता है हमारे नलों से तो हम उसमें पाइप लगा के भरते हैं, लेकिन कुंड भी हम भरते हैं बरसात के पानी से। लेकिन जब धरती के नीचे से जो पानी का उपयोग हम करते हैं वो कहाँ से आता है? वास्तव में वर्षा का पानी जमीन से रिस रिस कर भूगर्भ में जाता है। यही पानी कुएं, बावड़ी और बोरवेल में आता है। जब बरसात आती है तो ये पानी धरती में से धीरे धीरे रिस रिस के, यानी धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है और आसपास बने कुएं, बावड़ियाँ, इनमें वो पानी एकत्र हो जाता है। आज भूगर्भ का जल उस वर्षा का है जो कई वर्षों पहले हुई थी। यानी ये जो धरती में ये पानी है ये एक ही साल के वर्षा के पानी नहीं है, ये बहुत सालों के वर्षा के पानी का इकट्ठा हुआ पानी है। भूगर्भ में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानी हो जाएगी। यानी इसको इकट्ठा होने में बहुत साल लगता है। अगर हम इन्हें जल्दी से ख़त्म कर देंगे तो वापस इकट्ठा होने में से बहुत साल लगेंगे और हमारे भविष्य में इसकी परेशानी होगी, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी और फिर हमें बिना पानी के बहुत तकलीफ़ें होंगी।
सोचिए और लिखिए, अगर हम भूगर्भीय जल का तेजी से उपयोग करेंगे तो क्या वह इतनी तेजी से फिर बढ़ सकता है? विचार करके लिखिए। अभी हमने पढ़ा है और हम घर में भी बड़े बुजुर्गों से जानते हैं कि पानी बूंद बूंद से पानी इकट्ठा होता है, और जब बूंद बूंद से होता है तो धीरे धीरे पानी उसकी मात्रा होती है वो बढ़ती है, उसको बहुत साल लग जाते हैं। अगर हम इसको खर्च करने में यानी इसका उपयोग करने में जल्दबाजी करेंगे, यानी कि जब बहुत सारा पानी एक साथ इसका उपयोग कर लेंगे तो पानी की धरती में जो पानी है उसकी कमी हो जाएगी, उसको वापस भरने में बहुत समय लगता है, इसलिए वो पानी वापस इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पानी का उपयोग, भूगर्भ के पानी का उपयोग कम मात्रा में करना हो चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। पानी बचाने के लिए क्या क्या करेंगे? पानी बचाने के लिए हमें एक तो नल खुला नहीं छोड़ना है, अगर जहाँ पे नल खुला है वहाँ पे कोई बर्तन लगाकर उस पानी का उपयोग करना है। बरसात के पानी को इकट्ठा करना है, पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इन सब उपयोग से और इन सब उपायों से हम पानी को बचा सकते हैं ताकि हमें भविष्य में पानी की दिक्कत न हो। अब है आपका प्रश्न उत्तर। आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है? सूची बनाइए। खेती में, कारखानों में, होटलों में, भवन बनाने में, गाड़ियाँ धोने में, पंचर वाले की दुकान पर, और भी बहुत से ऐसे काम धंधे हैं जहाँ में पानी के उपयोग होता है। इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से आता है? पानी बरसात से, कुएं से, तालाब से, नहर से आदि से आता है। क्या इनमें साल भर पानी रहता है? किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में अधिक होता है? कुएं और बावड़ियाँ, तालाब, इनमें पानी साल भर नहीं रहता है, ये गर्मी में सूखकर कम हो जाता है और बरसात में वापस अधिक हो जाता है। इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं? जो नदियों का पवित्र जल होता है उसका उपयोग हम किस किस अवसर पर करते हैं? धार्मिक अवसरों पर, जैसे नामकरण संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्माष्टमी, या घर में किसी तरह की पूजा, हवन आदि हो, उस समय हम इनका उपयोग करते हैं। विभिन्न तीज, त्योहार और रीति रिवाज की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो इनके पास मनाए जाते हैं, जैसे कुंभ स्नान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान, मकर संक्रांति, इसी तरह अस्थि विसर्जन आदि। अपने गांव के आसपास के मेले, उत्सव या गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के स्रोत के पास होती है। गणपति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, अमावस्या स्नान, गणगौर आदि ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं। आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक ओर क्यों बहता है? पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, अतः आंगन में या कमरे में जिस ओर ढलान बनी होती है पानी उसी ही तरफ बहता है। मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? मोहल्ले की नालियों और पानी बहकर जहाँ आसपास में कोई तालाब या नदी होती है उसमें जाता है, और नदियों का पानी बहकर बड़ी नदियों में और वहाँ से समुद्रों में जाता है। भारत में बहने वाली नदियों के नाम लिखें। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, महानदी, सतलज, झेलम, रावी आदि। भारत की सीमा से लगे 3 समुद्रों के नाम लिखें। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी आदि। धन्यवाद। यह काम आपको सुंदर सुंदर लिखावट में अपनी कॉपी में करना है।